कल हम लोग वेलोसिटी तक कर लिए थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताए थे, वेलोसिटी बताए थे, उससे सारा क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। अब आगे जो है वो हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? यदि कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसको बोलते हैं एक समान चाल या एक समान गति। तो एक समान गति इसमें क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है तो उसका हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिलेबस में देखिएगा लिखा हुआ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है असमान गति, असमान गति। आज नेटवर्क है ना, सही दिख रहा है? अगर नहीं दिखेगा तो फिर बताइएगा। दिख रहा है सर। ये हो गया वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, बस यही है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बस इतना ही है। आगे हम लोग जब ग्राफ बताएंगे तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम बता देंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जो वहाँ पे बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी क्या हो चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग का एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, उसका अभी जो वेलोसिटी है वो u है, और टी टाइम के बाद जब टी टाइम हो गया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गया। तो टी टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v हो गया। तो जो त्वरण होगा वो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v माइनस यू, और दर के लिए t से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पे हो गया v माइनस यू बाई टी। तो ये बराबर यहाँ पे हो गया v माइनस यू बाई टी। मेन यही फॉर्मूला हो गया आपका त्वरण का, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट वो होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये v माइनस यू मीटर पर सेकंड, और नीचे में फिर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन अगर हम लोग देखेंगे, डायमेंशन, तो डायमेंशन आपका होगा एल टी माइनस टू। डायमेंशन जो होता है वो यूनिट मतलब लेंथ का जो हम लोग लेते हैं, मीटर के जगह पर हम लोग एल लिख देते हैं, सेकंड जो होता है सेकंड के जगह पे टी लिख देते हैं, और एक होता है मास मतलब केजी, केजी के जगह पर हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं। तो केजी रहेगा यूनिट तो वहाँ पे कैपिटल एम डायमेंशन, मीटर रहेगा यूनिट तो एल डायमेंशन, और सेकंड टाइम रहेगा तो ये कैपिटल टी डायमेंशन। ये हो गया मास, लेंथ, और ये हो गया टाइम। ये डायमेंशन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मास नहीं था तो एल टी माइनस टू हो गया डायमेंशन। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। अब आप लोग पेन पे पेपर अपना ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। सब क्यों हो रहा है? विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है।
वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करें। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। तो विरामावस्था का मतलब u बराबर 0 हो गया और 30 सेकंड में t बराबर 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो v बराबर 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया। उसके बाद जब 6 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है तो उसके बाद वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को जो है वो 5 सेकंड में उसका जो वेलोसिटी है वेग वो कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो एक बार बढ़ा वेलोसिटी और एक बार घट वेलोसिटी। तो दो केस में हम लोग को दो आंसर यहाँ पे लाना है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा। पे फर्स्ट केस में क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, u इक्वल टू क्या है 0, विरामावस्था से शुरू किया, टाइम है 30 सेकंड दिया हुआ और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है 6 मीटर पर सेकंड। क्या आप लोग एक्सेलरेशन निकाल करके बताइए कितना है। u का वैल्यू 0 है, t बराबर 30 सेकंड और v का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा बताइए आंसर आप लोग तुरंत। v माइनस यू बाई टी होगा 6 माइनस 0 बाई 30। बहुत अच्छा, 1/5 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस कह रहा है क्या, अब वो ब्रेक लगा रहा है। तो जब ब्रेक लगा रहा है तो अभी तो वो 6 मीटर पर सेकंड से जब चल रहा था वही वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। मतलब अब सेकंड केस के लिए u का जो मान है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और टाइम जो है ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। 6 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे त्वरण का मान निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पे भी a बराबर हम लोग क्या कहेंगे v माइनस यू बाई टी। तो v का मान यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस 6 और बट्टा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5। तो आंसर आएगा -0.04 मीटर पर सेकंड। माइनस में आया यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे माइनस में आता है एक्सेलरेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं मंदन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ऋणात्मक जो त्वरण होता है त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण को मंदन कहते हैं और डी एक्सेलरेशन होता है इंग्लिश में, डी एक्सेलरेशन। उसको एक्सेलरेशन है, इसको हमको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ब्रेक लगाया तो उसका वेलोसिटी कम होगा तो डी एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे और भी सब लोग आंसर दीजिए, और सब लोग नहीं बना रहे हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा तभी फायदा है क्लास का, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो बस का त्वरण ज्ञात करिए।
80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो रहा है 5 सेकंड में, तो त्वरण कितना होगा? ऐसा ही यूनिट वाला देखिए 1 सेकंड में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आता है कॉम्पिटिशन में। सिंपल क्वेश्चन कभी भी कॉम्पिटिशन में नहीं पूछेगा आपसे। यूनिट का ध्यान रख कर के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है u इक्वल टू दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और v इक्वल टू दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। t का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकंड। ऑडियो क्लियर नहीं है और सभी को प्रॉब्लम है क्या ऑडियो में? वीडियो जब सही है तो ऑडियो भी सही होना चाहिए। फिर आपका ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। वीडियो खराब होगा तभी ऑडियो भी खराब होगा। चलिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहला काम है कि इसको हम ये इसमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू 5/18, ये होगा आपका 400/18। इसको करेंगे 60 गुना 5/18, 300/18। ए बराबर v माइनस यू बटा टी। यहाँ पे हो गया 300/18 माइनस 400/18 और टाइम हो गया 5 सेकंड। तो माइनस में आएगा यहाँ पे आंसर। तो माइनस क्या हो जाएगा, -100/18 नीचे आकर के मल्टीप्लाई होगा 18 गुना 5 -100/90, ठीक है, -10/9 आएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर होगा आपका -10/9, हाँ -1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। तो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, लैंग्वेज में ही छिपा हुआ है कि u का मान जो है वो 0 है। तो चलना प्रारंभ करती है तो u का मान यहाँ पे 0 है और एक समान त्वरण के साथ चलती है, टाइम 10 मिनट दिया हुआ है, v का मान 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो ये निकालना है। चलिए यहाँ पे u इक्वल टू 0 है और t का जो मान है वो है 10 मिनट और v का मान दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 10 मिनट है तो 10 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा 600 सेकंड। v का मान 40 गुना 5/18, ये होगा 200/18। देखिए अब आंसर किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा तो वहाँ पे ऑप्शन से फिर डिसाइड होगा कि ऑप्शन कितना का दिया हुआ है, और हो सकता है कभी कभी ऑप्शन दोनों यूनिट में दे देता है। तो जनरली हम लोग को एसआई यूनिट लेकर के चलना है, तो एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होता है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ पता चल रहा है तो मीटर पर सेकंड से ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फिर लगाएंगे a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू हो गया, ये कितना हो जाएगा 200/18 माइनस 0, फाइनल ये हो गया, और टाइम हो गया यहाँ पर 600। यहाँ पे होगा 200/18 गुना 600, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर होगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए 0.018 आया।
ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन। अब है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। गति का समीकरण, तीन समीकरण होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन गति का तीन समीकरण होता है। पहला जो समीकरण होता है वो v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा समीकरण होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अंतिम वेग, ये हो गया प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, त्वरण। ये हो गया टी, हो गया टाइम। तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तीन हो गया यहाँ पे। इसी पे हम लोग को क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इस पे आता है। तो हम लोग समीकरण को तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेगा तो फिर याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब 9th क्लास में फिर 11th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं 8.5। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो रेलगाड़ी जो है वो विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, u इक्वल टू 0 है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलित कीजिए त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब u का मान 0 हो गया, t का वैल्यू 5 मिनट हो गया, और v का वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर है। चलिए तो आप लोग मान निकालिए इसका। एग्जाम्पल है आपका 8.5। इसमें u इक्वल टू 0 दिया गया है, t का मान 5 मिनट है, v का मान 72 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको निकालना है a का मान क्या होगा और s का मान क्या होगा। टाइम 5 मिनट दिया हुआ है, तो 5 गुना 60, ये हो गया 300 सेकंड। इसको चेंज करेंगे तो 72 गुना 5/18, 72, ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो ये निकालना है और इस निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v का मान यहाँ पे हो गया 20 माइनस 0 बाई टी हो गया 100। ये हो गया आपका 20/300, ये काटेंगे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मान। अब हमको एस का मान निकालना है। तो u मालूम है, v मालूम है, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तीन फार्मूला हम बताए हैं, एक v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी से ही यहाँ a निकल गया है, क्योंकि इसी से a का मान निकला है। या फिर त्वरण का डायरेक्ट हम यही बताएं, a बराबर v माइनस यू बाई टी। अब ये दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि t भी मालूम है, ये भी मालूम है। चलिए एस का वैल्यू 300 मीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सॉरी 300 मीटर, 3000 मीटर, हाँ सही है। 3000 मीटर, बहुत अच्छा। इसी तरह से फास्ट आंसर दीजिए, और भी सब लोग आंसर दीजिए, और कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, एक दो ही लोग आंसर दे रहे हैं, 5 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s लगाते हैं। यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 20, तो 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 इंटू ए सम को निकालना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 400 बराबर 2/15 एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुना 15/2। ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 200, 15 दूना 30, 30 पे डबल 0, तो ये हो गया आपका 3 किलोमीटर।
तो 3 किलोमीटर हो गया आपका एस का मान। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब उसके बाद है एग्जाम्पल 8.6। कोई कार एक सामान कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है, तो ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो त्वरण और कार के द्वारा तय की गई दूरी दोनों निकालना है। तो u का वैल्यू हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, v का वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 सेकंड, a का मान निकालिए और s का मान निकालिए। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत सॉल्व कीजिए। 8.6 ठीक है। यहाँ पे है आपका u का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर और v का वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर और t का मान दिया हुआ है 5 सेकंड। ये निकालना है कितना होगा और s का मान कितना होगा। सबसे पहले 18 गुना 5/18 5 मीटर पर सेकंड, 36 गुना 5/18 10 मीटर पर सेकंड। का मान निकालिए और एस का मान निकालिए। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। आंसर किसी का नहीं आया, जल्दी लाइए। ए माइनस यू बाई टी हम लोग करेंगे 10 माइनस 5/5। बहुत अच्छा 1। यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको एस का मान निकालना है, तो एस इक्वल टू हम लोग लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। 37.5 मीटर, बहुत अच्छा। चलिए श्वेता शिखर का आंसर इनका भी आ गया, आहुति प्रिया का भी, बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह से और भी लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए जल्दी। 5 इंटू टी का वैल्यू 5 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1 और इंटू टी स्क्वायर फिर 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 25/2। ये हो गया आपका यहाँ पे 25 प्लस ये 12.5 इक्वल टू हो गया आपका 37.5 मीटर। क्वेश्चन हम बहुत सारा करा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो KVS TGT का डाला हुआ है, बस उसमें थ्योरी ज़्यादा बता दिया गया है, क्वेश्चन नहीं करवाया गया। नेक्स्ट है 8.7। इसमें क्या करें, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर कार गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, स्लो डाउन होगा, स्पीड कम होगा। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो उतने समय में कार कितना दूरी तय करेगा, इसके बारे में बताना। तो कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है और फिर निकालना है आपका एस का मान निकालना है। और ब्रेक लगाने रुकने में 2 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। इतना मालूम है कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन यू का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए का मान दिया हुआ -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ब्रेक लगा रहा है तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। टाइम का मान हो गया 2 सेकंड। एस का मान कितना होगा, वी का मान क्या हो गया है 0, वी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। हम लोग एस का मान निकाल सकते हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यू नहीं है। दूसरा एस जो आता है वो आता है वी स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2a में, तो वहां पर भी हमको यू का वैल्यू चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट है कि यू का मान निकालें, क्योंकि यू का मान निकालेंगे तभी हम एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यू का मान हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी जब हम लगाएंगे तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू -6 और t का वैल्यू 2। तो यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। हाँ बहुत अच्छा आंसर आ गया, 12। हाँ u का वैल्यू 12, बहुत अच्छा। अब हम लोग निकालेंगे s का वैल्यू। तो s इक्वल टू यू टी प्लस और फिर टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, 12 मीटर। बहुत अच्छा, फास्ट आंसर। श्वेता शिखर का, ठीक है। इस यहाँ u का वैल्यू कितना है 12, t का वैल्यू 2 सेकंड प्लस हाफ इंटू -6 और इंटू टी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 12 दूना 24, ये 2 3 6 4 3 12, तो -12 हो जाएगा। 24 - 12, ये हो गया आपका 12 मीटर इसका वैल्यू। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमसे पहले आप नहीं कीजिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको स्लो पढ़ाना जरूरी है, लेकिन आप थोड़ा और फास्ट कीजिए। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो परिकलित कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है और एस का मान निकालना है। यू का मान 0 है, टी का मान 2 मिनट है और ए का मान 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये डेटा आप लोग लिख चुके होंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे डेटा। यू का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू 2 मिनट है, ए का वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो v का मान निकालना है और s का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। यूनिट का ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में देखने में लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो तुरंत बन जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। लेकिन यूनिट का ध्यान नहीं रहने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए मिनट को पहले हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी। 12, सही आंसर है। तो u का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 प्लस a का वैल्यू 0.1 और t का वैल्यू 300। 120 होगा ना, सॉरी। 300, ये कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम लोग लगाएंगे एस का वैल्यू। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका हो गया 0 प्लस हाफ टी स्क्वायर 120 गुना 120, 120 मीटर। बहुत अच्छा, श्वेता शिखर का आंसर फास्ट आ रहा है एकदम। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 144 पे 00 गुना 0.1 बटा 2, ये आपका आ जाएगा 0.1144 720 मीटर आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया, इस पे फिक्स है कि एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। कह रहा है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर वह 0 माइनस में दिया हुआ ए का वैल्यू, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने पर कितनी दूरी तय करेगी। यू का मान दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, एस निकालना। चलिए
u इक्वल टू दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, v का मान 0, a का मान -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? 90 गुना 5/18, 18 पचे 90 बराबर हो गया आपका 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ से निकालते हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 3 फार्मूला हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ है, तो टी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे v का वैल्यू कितना है? 0 है, u का वैल्यू 25 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू एस, 0 इक्वल टू 625 माइनस 0.2 इंटू 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1s, ठीक है, 625, बहुत अच्छा। इसको इधर लाएंगे तो एस बराबर कितना होगा? 625 मीटर, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, जरा एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, ये बता रहे हैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, ए का मान दिया हुआ है, यू का मान 0 और v का मान पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसमें आपका क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपका दिया हुआ है u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 सेकंड, v का मान निकालना है। बहुत फास्ट आंसर है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, 0 प्लस 2 इंटू 3, 6 मीटर पर सेकंड। फोर नंबर क्वेश्चन, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? तो रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? अभी इसके पहले वाला में वेग पूछ रहा था, अब दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगी? तो u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है, t का वैल्यू 10 है, इसका मान निकालना है। a इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u का वैल्यू 0 है, और t का वैल्यू यहाँ पे आपका 10 सेकंड है, इसका मान निकालना है। पन्नू कुमारी, बहुत अच्छा। इसी तरह से कंपटीशन में आप लोग आंसर यहाँ पे दीजिए, ठीक है, 200 मीटर सही आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग का लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 100, आपका आ गया यहाँ पे 200 मीटर। चलिए, हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो आता है आपका क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी से। मोशन
अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में दो तरह का मोशन होता है, एक होता है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, और एक होता है आपका डाउनवर्ड मोशन। एक अपवर्ड मोशन, एक होता है डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में क्या करते हैं, कोई बॉल है ए मास का, इसको हम मान लेते हैं यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंके, वर्टिकली ऊपर की ओर फेंके, तो ये बॉल ऊपर की तरफ गया, और ऊपर क्या हमेशा जाता रहेगा, ये ऊपर नहीं जाता हुआ रहेगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचेगा, और अर्थ की ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगा, जिससे इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। ऊपर बॉल जाएगा और कहीं ना कहीं पे उसका जस्ट वेलोसिटी जीरो होगा, और फिर वो बॉल नीचे की ओर आएगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वो कितना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन, या ऊपर जाने में इसको कितना समय लगेगा। दो टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यू दिया हुआ रहेगा आपका, और ये हमको मालूम है कि ऊपर कहीं भी जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा ही होगा, और ये इसको नीचे की ओर खींचेगा, तो यहाँ पे ए का जो मान होगा वो माइनस में हम लोग लेंगे, ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो माइनस में हम लोग ए का वैल्यू लेते हैं, तो ए का वैल्यू माइनस में हम लोग लेते हैं -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या जी बोलते हैं उसको, और ये -9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग जी भी बोलते हैं। ये लिए ए का वैल्यू, ये हो गया अपवर्ड मोशन में। अब डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, बोलेगा कि ऊपर से किसी बॉल को नीचे की ओर फेंका गया, तो कोई भी बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया, तो ये पूछता है कि जब वो अर्थ से टकराने वाला है, जब वो अर्थ से जस्ट टकराने वाला है जिस समय वो बॉल, उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, जिस समय वो अर्थ से टकराएगा उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, जहां भी हम हाइट से बॉल को नीचे की ओर गिरा रहे हैं, उस जगह पे बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u का वैल्यू जीरो होगा। जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको खुद से कंसीडर करना है कि बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, इसका मतलब श्योर है कि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, और अगर बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो श्योर है कि जहां भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा। और ये यहाँ पे हाइट अपना एच हम लोग मान लेते हैं कि एच हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एच हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ए का मान होगा, ए का मान वो क्या होगा, प्लस जी होगा, क्योंकि बॉल नीचे आ रहा है और अर्थ का ग्रेविटी भी नीचे की ओर लग रहा है, और बॉल का वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू प्लस में हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा +10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग लेंगे 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मेन थ्योरी था, अब इस पे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। हम एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से ही आता है, और फिर हम अदर बुक फॉलो अभी करने का समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो अदर बुक से भी हम फॉलो करके बताते हैं। और मेनली अदर बुक फॉलो करने के बाद हम 11-12 में पहुंच जाएंगे तो फिर और टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट लेवल का पहुंच जाएंगे तो उससे फायदा नहीं है। चलिए, इसमें कह रहा हूँ किसी पत्थर को उधर वादर मतलब वर्टिकली ऊपर की ओर 5 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो ऊपर की ओर 5 मीटर/सेकंड के वेग से हम फेंके, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि एक का जो मान है वो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है नीचे की ओर, और पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और वहां पहुंचने में कितना समय लगा, ये बताना है। तो पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, u का वैल्यू 5 मीटर/सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो लेंगे, और a का वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और निकालना क्या है, h का मान निकालना और t का मान निकालना। चलिए, u बराबर दिया हुआ है आपका 5 मीटर/सेकंड, a बराबर दिया हुआ है, ये माइनस में लेंगे क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है और ये नीचे फोर्स लग रहा है, यही माइनस प्लस का ध्यान रखना है।
और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, तो t का मान निकालना है और h का मान निकालना है। h इक्वल टू s मान लीजिए, मतलब s का मान लगाइए फॉर्मूला। बॉल को जो है वो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और ये बॉल यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया और ये 5 मीटर पर सेकंड से गया। चलिए 1.25 मीटर तन्नू कुमारी का आंसर आया। चलिए बहुत अच्छा। 1.25 मीटर होगा सही आंसर। बहुत अच्छा, इसी तरह से कंपटीशन में आप लोग आंसर दीजिए। और भी लोग लाइए आंसर। हमको टी निकालना है, तो टी निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे तो 0 इक्वल टू 5 माइनस 10 इंटू, लेकिन t का वैल्यू तो, अच्छा t निकालना है, ये हो जाएगा तो 10 t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, t इक्वल टू 5/10, 1/2 सेकेंड। चलिए श्वेता का भी आंसर आ गया। 0.5 सेकेंड भी, बहुत अच्छा, ये आ गया। हाँ 0.5 सेकेंड भी आ गया। अब एज का मान निकालना है, तो हम लोग एज का मान, अगर हम टी नहीं भी निकालते उससे भी हम लोग एज का मान निकाल सकते थे। किस फार्मूला से, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला से। तो v का वैल्यू 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू यहाँ पे है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू 10 और s हमको निकालना है। तो 0 इक्वल टू 25 माइनस 20s, तो यहाँ से आ जाएगा 20s इक्वल टू 25, s इक्वल टू 25/20, ये आ गया आपका 1.25 मीटर। आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में ही इसी पे, पेज नंबर। ये कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, तो 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को नीचे गिराया जा रहा है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो किस वेग से धरातल से टकराएगी, वो धरातल से किस वेग से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। यहाँ भी v निकालना है और h निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और h का मान क्या होगा। अब ये बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे, नहीं h का मान तो दिया हुआ है ना, टाइम निकालना है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा जाए। बॉल है, बॉल को नीचे गिरा रहे हैं और यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है। तो u का वैल्यू क्या होगा 0 और ये 20 मीटर हाइट दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकालना है v का मान निकालना है और t का मान निकालना है। फिर वही लगाएंगे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे 0 प्लस, लेकिन टाइम तो दिया हुआ नहीं है, इससे नहीं निकलेगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वहाँ से एक एस का मान निकल जाएगा। टी बराबर 2 सेकंड और v बराबर 20। चलिए बहुत अच्छा आंसर श्वेता का। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ है, इसका यूज नहीं करते हम लोग, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करते हैं। तो v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू 0 हो गया प्लस 2 इंटू 10 और s के जगह पर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ से v इक्वल टू अंडर रूट 400 20 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू निकल गया है तो हम लोग यहाँ से t निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, v का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी।
तो 20 इक्वल टू 10t, t इक्वल टू 20/10 इक्वल टू 2 सेकंड। बहुत अच्छा। वीडियो नहीं दिख रहा है? नेटवर्क इशू बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए सुधरेगा बीच में जरूर। अब दिख रहा है? फिर बढ़ता घटता है थोड़ा नेट का, इसलिए होता है प्रॉब्लम। ओके, आपका वो देख लेंगे अभी रिकॉर्डिंग बाद में। नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सभी को? नहीं तो फिर नहीं, दूसरा फिर जियो मुझे नहीं दिख रहा। कैसे दिक्कत होगा? चलिए ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म। अब है लास्ट टॉपिक ग्राफ। ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि हम लोग ग्राफ को बहुत अच्छा से समझते हैं। ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो इसमें ग्राफ में सबसे पहला आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, वही दोनों यहाँ पे चलेगा। क्योंकि आपका 10 में सरल रेखीय गति के लिए पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब पढ़ना है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से काम चलाते हैं। चलिए पहला ग्राफ जो है वो इस तरह का मान लीजिए कि दिया हुआ है। इधर एस हो गया और इधर टी हो गया। ये ऑरिजिन हो गया, मतलब 0 सेकंड है और 0 सेकंड है, वहां से स्टार्ट कर रहा है। और ये ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है वो बॉडी किस तरह से, क्या वो बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है? चलिए चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, रेस्ट में है या फिर मोशन में है बॉडी। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको? रेस्ट और इन मोशन। इधर ये डिस्टेंस और इधर ये टाइम है। रेस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तन्नू कुमारी, श्वेता, रागिनी कुमारी, तीनों का आंसर। यहाँ पे क्या है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 टाइम पे भी अपना वहां पे मान लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर है, तो वो 10 मीटर पर है। 1 सेकंड हुआ तो भी वो 10 मीटर पे है। 2 सेकंड हुआ तो भी 10 मीटर पे है। 10 सेकंड भी हुआ तो 10 मीटर पे है। हर टाइम में वो उसका स्थिति चेंज नहीं हो रहा है, उसी जगह पे है जहाँ पे वो पहले से है, उसी जगह पे है। इसका मतलब उसका समय के साथ उसका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी बॉडी में, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। वस्तु क्या है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट मतलब विराम में, विराम में है ये वस्तु। ये हो गया पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ मान लीजिए कि वो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ खींचने के लिए भी हम सिखाते हैं, ये 10th क्लास में तो बच्चा लोग को पूरा सिखाते हैं, डेटा दे करके सिखाते हैं कैसे ग्राफ बनता है। लेकिन अब आप लोग का कंपटीशन है, इसलिए उतना टाइम भी नहीं है। यह ग्राफ मान लीजिए कि दिया हुआ है, तो इस तरह का अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, बीच से जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है सीधा, लेकिन ये हॉरिजेंटल है और ये जो है वो किसी एंगल पे जा रहा है, ऐसा ठीक है। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहता है, तो इसमें ये पता चलता है कि वस्तु जो है वो एक समान वेग से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। वस्तु जो है वो एक समान वेग से जा रही है, तो एक समान वेग से जाती है तो उसका हम बोले थे कि यूनिफॉर्म मोशन उसका हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बोले विच ऑफ द फ्लाइंग ग्राफ शो यूनिफॉर्म मोशन, या विच ऑफ द फ्लाइंग ग्राफ शो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिफॉर्म मोशन को हो गया। अब अगर आपका एस और टी
ये दोनों के बीच का जो ग्राफ है, एस और टी दोनों के बीच का जो ग्राफ है, ये ग्राफ यदि आपका कर्व है, इस तरह से मान लीजिए कि कर्व है, या तो ऊपर की कर्व हो या फिर इस तरह से नीचे का भी कर्व हो, कोई भी कर्व दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो वक्र रेखा है, कर्व है। तो जब कर्व है इसका मतलब ये देखिए, अभी 0 टाइम पे देख रहे हैं तो ये यहाँ पे था, फिर और टाइम बढ़ाएं तो और यहाँ पे हो गया, तो अलग अलग टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस, और इसमें क्या है, फिक्स टाइम इंटरवल पे फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इंटरवल पे फिक्स, मतलब कि ये भी आगे भी हम बताएंगे। तो जब इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो ये है कि एक समान, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव विथ नॉट हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। तो ये 3 तरह का ग्राफ बताएं, इसमें एस और टी के बीच में एक ग्राफ है, इसमें पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, इसमें क्या पता चल रहा है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस ग्राफ से पता चल रहा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस तरह का मान लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, इस ग्राफ में एक यहाँ पे थीटा हमको पता चलता है, दूसरा ये मान लीजिए कि दिया हुआ है कि t1 जब टाइम है तो t1 टाइम पे ये s1 दूरी तय किया, और जब t2 टाइम हो गया, t2 टाइम पे ये s2 दूरी तय किया, टाइम पे s1 दूरी तय किया और t2 टाइम पे s2 दूरी तय किया। तो यहाँ पे ये निकालना रहता है एक्सेलरेशन, यहाँ से सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे, इसका जो ढाल देता है, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या चीज को बताता है, तो वेग को बताता है, ये भी पूछ सकता है। दूरी समय ग्राफ का या स्लोप या फिर tan थीटा, दूरी समय ग्राफ का ढाल, स्लोप या tan थीटा वेग को बताता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इस तरह का ऑप्शन में रहेगा। तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप, वो किसको बताता है, तो वेग को बताता है। अब हम लोग वेग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो वेग हम लोग कैसे निकालेंगे, ढाल मतलब ये ढाल हम लोग स्लोप निकालना है, tan थीटा लगाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, जनरल कॉम्पिटिशन का सब लोग तैयारी करते होंगे। तो ये T1 हो गया, इधर ये हो गया आपका S1, ये हाइट S1 इधर हो जाएगा, और ये T1 हो गया। तो यहाँ से tan थीटा हम लोग जब निकालेंगे, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, tan थीटा। छोटा वाला ट्रायंगल अगर हम लोग लेंगे तो छोटा वाला ट्रायंगल से हमको क्या दिखेगा, S1 बाई T1, ये हाइट S1, ये T1, P बाई B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर S1 और बेस T1। अब अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल का यूज करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का, तो ये कितना हो जाएगा, S2। ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए tan थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका S2 बाई T2, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगर निकालना चाहते हैं, एक और तरीका क्या है निकालने का, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे भी बना ले सकते हैं, यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ये आएगा आपका S2 माइनस S1, ये पूरा S2 और ये S1 को माइनस करेंगे तो ये S2 माइनस S1, और ये जो है इसका वैल्यू आएगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहाँ से T2 माइनस T1 आएगा। अच्छा V, सॉरी, हाँ बहुत अच्छा, ये V है, ये बराबर tan थीटा लिख दिए थे, सॉरी, ये V बराबर, यहाँ पे हम लोग वेग बता रहे हैं तो V बराबर tan थीटा, बहुत है, थैंक यू। तो V इक्वल टू tan थीटा हो गया S1 बाई T1 और S2 बाई T2, और यहाँ पे क्या होगा आपका S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, S2 माइनस S1 बाई T2। किसी भी फॉर्मूला का आप यूज कीजिए, आपका एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे बुक में बस यही दिया हुआ रहता है S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ये सब नहीं बताया रहता है बुक में। लेकिन हम इससे भी निकाल सकते हैं, हमको ढाल ही ना निकालना है, tan थीटा निकालना है, कहीं भी ट्रेंगल बना करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में बस यही दिया हुआ रहता है S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आराम से होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं S1 S2 S1 माइनस जीरो बाई T1 माइनस जीरो, या S2 माइनस जीरो बाई T2 माइनस जीरो, वही चीज हुआ। तो चलिए क्वेश्चन इस पे सॉल्व कीजिए आप लोग। तो अरन ये वेलोसिटी बताइए क्या होगा। 0 से हो गया, ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका है 10 मीटर पे, और 10 सेकंड जब हुआ तो ये पहुंच गया आपका 20 मीटर पे। क्या होगा, वेग का मान निकालना है। चलिए बताइए फास्ट आंसर चैट बॉक्स में। v इक्वल टू tan थीटा। तन्नू कुमारी का आया आंसर 2। 0.5 कैसे आएगा, 2 सही आंसर है, आप उल्टा कर दिए। v इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, तो tan थीटा हम लोग लगाएंगे तो ये सामने ये क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, तो 10/5, इससे भी आएगा तो 2 आएगा, या हम लोग 20/5 करेंगे, इससे भी 2 ही आंसर आएगा, या फिर हम लोग 20 माइनस 10 बाई 10 माइनस 5 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। सबसे देखिए ये 2 आंसर आ रहा है, किसी से भी बना सकते हैं, हम ऐसा बना रहे हैं इससे बन रहे हैं, तो v बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब उसके बाद है आपका ये एक फेमस क्वेश्चन आता है, एस क्रिएट, ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये पूछता है बताइए किसका वेलोसिटी ज्यादा है, या वेलोसिटी का ऑर्डर लिखने। चलिए बताइए किसका वेलोसिटी ज्यादा है, ए का ज्यादा है या फिर सी का ज्यादा है। सी का, हाँ बहुत अच्छा। तो ये किसका वेलोसिटी ज्यादा है वो हम लोग पता करते हैं उसका ढाल से, क्योंकि ढाल ही क्या बताता है, वेग को बताता है। ये वेलोसिटी दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो वेग को बताता है। तो थीटा या स्लोप या ढाल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वस्तु का वेग उतना ही ज्यादा होगा। थीटा स्लोप या ढाल जितना ज्यादा होगा वस्तु का वेग उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका थीटा जो है वो कम है, थीटा 1 इसका कम है। यहाँ देख रहे हैं थीटा 2 और ज्यादा है, थीटा 3 और भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। तो जितना ज्यादा थीटा बनाएगा, जितना ज्यादा ढाल होगा, उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी सी का ज्यादा है, बी का कम है, और सबसे कम किसका है, ए का है। ये क्वेश्चन पूछता है, 2 ग्राफ दे देगा और बोलेगा किसका वेलोसिटी ज्यादा है ये बताइए। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। अब हम लोग करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो देखने में। चलिए हम यहाँ फास्ट कर ही देंगे। ऐसे अगर पहले पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब का लिंक हम भेज दिए थे, उससे भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत स्लो पढ़ाया हुआ है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चा को पढ़ाना था बोर्ड का एग्जाम के लिए, उसमें स्लो थोड़ा पढ़ाया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं।
इसमें ये देखिए, इधर हो गया आपका वेलोसिटी, इधर ये हो गया टाइम टी। इसमें भी यही है, इस तरह से ग्राफ है। इससे क्या पता चल रहा है, बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है। बॉडी मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो किस तरीका से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बॉडी जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। त्वरण का मान जो है वो 0 है। ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ए इक्वल टू 0। इस तरह का ग्राफ देगा, इससे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा ग्राफ है आपका इस तरह का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, इधर वेलोसिटी इधर ये टाइम है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलेंगे ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन एक समान परिवर्तन हो रहा है। जैसे 1 घंटा में या 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो उतना ही बढ़ेगा। तो एक समान यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है वेग में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी। पॉजिटिव होगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वे वेलोसिटी जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। ये ग्राफ ये बता रहा है। दूसरा ग्राफ क्या होता है इसी तरह का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इस तरह का मान ली दिया हुआ है आपका, इस तरह का ग्राफ, और इस तरह का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये बॉडी का वेलोसिटी, ये क्या बता रहा है, t बराबर 0 पे बॉडी का कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। और जब जैसे जैसे टाइम हुआ तो वो बॉडी का वेलोसिटी फिर 0 हो गया। ये ग्राफ यही बता रहा है t टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0, और 0 टाइम पर उसका वेलोसिटी ज्यादा था, वही हो गया। जैसे बॉल को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जब समय ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस समय उसका वेलोसिटी ज्यादा, ये नहीं, उस समय तो 0 रहता है। नीचे से ऊपर फेंकते हैं बॉल को, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ ज्यादा वेग से फेंक रहे हैं, और फिर बॉल जैसे जैसे नीचे आता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0, तो समय के साथ उसका 0 वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन और ये मंदन को बताएगा। यहाँ पे जो है वो डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक समान मंदन यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण, इसको बोलते हैं एक समान त्वरण, और इसको बोलते हैं एक समान मंदन, एक समान मंदन, मतलब कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है समय के साथ। इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो इस तरह का है, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका चेंज कर रहा है, त्वरण जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये असमान त्वरण हम लोग बोलेंगे, इसको बोल देंगे असमान त्वरण, नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। ये 4 तरह का ग्राफ है आपका। वो क्या होता है कि बॉडी जो है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रहता है, जिससे कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं, इस तरह का देते हैं। ये u वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे u का मान रखते हैं, चलना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं, ग्राफ पे एरिया निकाल करके हम लोग प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ से हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ तक ये v हो जाता है पूरा, फिर यहाँ तक ये u हो जाता है,
फिर यहाँ से थीटा से हम लोग tan थीटा, यहाँ t हो जाता है, ये होता है v माइनस यू, तो यहाँ से ये बराबर निकालते हैं v माइनस यू बाई टी। ये tan थीटा लगाएंगे तो v माइनस यू ये वाला ट्रिक, और tan थीटा बराबर v माइनस यू बाई टी। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे इस तरह का, 11th में भी। अब इसमें भी सेम वही मैटर है, 3 बॉडी है तीनों का, और फिर वेलोसिटी निकालने का भी चाहिए ना। चलिए ये दिया हुआ है ग्राफ, अभी 0 टाइम है, इधर t है, इधर ये आपका वेलोसिटी है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये t1 टाइम है, तो t1 टाइम में जो है इसका वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, और t2 टाइम पे इसका वेलोसिटी v2 हो गया। टाइम पे v1 और t2 टाइम पे v2 हो गया। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन का मान निकालना है, तो फिर वही चीज करेंगे, थीटा निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समय ग्राफ का जो ढाल है, या स्लोप बोल सकते हैं, वो क्या बताता है, त्वरण को बताता है। फिर ढाल या स्लोप या tan थीटा जितना ज्यादा होगा वस्तु का त्वरण उतना ज्यादा होगा। वस्तु का त्वरण इतना ज्यादा होगा, वस्तु का त्वरण उतना ज्यादा होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग त्वरण निकालते हैं, a बराबर tan थीटा, तो tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये v1 हो जाएगा, ये आपका v2 हो जाएगा, यहाँ पे v1 बाई t1, या फिर v2 बाई t2, या फिर लगाएंगे v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, v1 बाई t1, v2 बाई t2, या v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ये लगाएंगे हम लोग त्वरण का मान। वेलोसिटी इधर हो गया आपका टाइम, बड़ा टाइम लग जा रहा है। अब इसमें ये बताना है आपका किसका वेलोसिटी ज्यादा है, ए है, बी है, सी है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसका हम लोग थीटा1, थीटा2, ये हो गया थीटा3, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, थीटा3 ग्रेटर देन थीटा2 ग्रेटर देन थीटा1, सी का ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। हाँ, तो ए का सबसे कम होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, ये हो गया। अब एक और है बात आपका नोट में, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया ये क्या बताता है, दूरी और विस्थापन का मान बताता है, दूरी तथा विस्थापन का मान बताता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है एरिया, वो दूरी का मान बताता है। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू बताता है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का नहीं, दोनों का वैल्यू बताता है। हम बता रहे हैं कैसे बताता है। इधर वेलोसिटी हो गया, इधर ये टाइम हो गया। मान लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है,
इस तरह से टाइम ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ से हमको बोलेगा डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाला का इसका एरिया हम निकालेंगे। इसका एरिया मान लेते हैं A1 आया। फिर ये नीचे वाला का हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया मान लेते हैं A2 आया। तो A1 और A2 अगर एरिया आया तो अगर हमको यहाँ पे दूरी निकालना है तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस A2 दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। और अगर विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 माइनस A2। टाइम एक्सिस से ऊपर वाला जितना एरिया रहेगा उसका हम लोग प्लस में लेंगे और टाइम एक्सिस से नीचे वाला जो एरिया रहता है उसका हम लोग माइनस में लेते हैं। तो अगर दूरी निकालना है तो A1 प्लस A2 कर देंगे, विस्थापन निकालना है तो A1 माइनस A2। इसलिए हम कह रहे हैं कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ये दूरी और विस्थापन देखिए इसमें बुक में ये दूसरा बुक है आपका, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इस तरह का है। इसमें क्या कर रहा है कि चाल समय ग्राफ दिया हुआ है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, बी से सी पे जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है ओ ए के द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित हो रही है। तो ओ से ए में क्या हो रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि समय के साथ उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये त्वरण प्रदर्शित हो रही है। तो ओ से में ये त्वरण है। ए से बी में क्या है, वो बॉडी रेस्ट में है क्या या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए से बी में क्या हो रहा है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए से बी में आ रहा है कि त्वरण का मान 0 है, त्वरण नहीं है, और बॉडी क्या हो रहा है, समान चाल मतलब स्थिर चाल से प्रदर्शित कर रहा है। ए से बी में ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बी से सी में क्या हो रहा है, तो बी से सी में क्या हो रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये मंदन वाला है, मंदन को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से सी में ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर है। तो ए बी सी क्या हो रहा है, मंदन को बता रहा है, ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। ये धनात्मक त्वरण को बताया, ये त्वरण 0 बताया, और ये बता रहा है त्वरण क्या है, निगेटिव है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे धनात्मक त्वरण है, कहाँ पे ऋणात्मक त्वरण है। यहाँ पे 0 हो गया और ए का मान यहाँ पे निगेटिव हो गया। क्या पूछ रहा है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण निकाल सकते हैं हम लोग 6/4 से। यहाँ पे 6 है, बटा 4 करेंगे तो वस्तु का त्वरण निकल जाएगा। देखिए 6/4 से निकाल दिया है। फिर वस्तु की मंदन की गणना कीजिए, तो मंदन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 16 माइनस 10 करेंगे तो 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 6 तो 6/6, 6/6 करेंगे, ये मंदन आ जाएगा। 6/6 से मंदन आ गया आपका, हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। ग्राफ से है, इसमें क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, बनाने का मन होगा तो बनाइएगा। देखिए इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया, लेकिन हम एक आपको बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन, एरिया निकालने वाला। चलिए हम खुद से देखते हैं क्वेश्चन हो जा रहा है। ये मान लेते हैं 0 से स्टार्ट किया और ये हो गया आपका 5 सेकंड, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। फिर ये आपका हो गया 10 सेकंड, फिर यहाँ पे हो गया 15 सेकंड, और यहाँ पे हो गया आपका मान लीजिए यहाँ पे 20, 10, 15, यहाँ मान लेते हैं 20, यहाँ पे हो गया 25 सेकंड, और यहाँ पे भी आपका हो गया -10 मीटर पर सेकंड। ये बताना है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बताइए, बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए क्या हम लोग को करना है, ऊपर वाला का एरिया निकालना है और नीचे वाला का एरिया निकालना है। A1 हमको निकालना है, A2 हमको निकालना है। A1 A2 निकल जाएगा तो फिर हम लोग दूरी विस्थापन बता सकते हैं। A1 बराबर क्या निकलेगा,
तो ये क्या बता रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये पैरेलल साइड यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला ये जो साइड है इसका लेंथ हो जाएगा 10 - 5 5 हो जाएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये हाइट कितना दिया हुआ है, तो 10, हाइट 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 हो गया, 2 पचे 10, ये क्या हो गया 20 गुना 5 बराबर 100 मीटर, ये 100 मीटर आ गया। A2 निकालेंगे, तो A2 क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये आधार कितना हो जाएगा, 25 - 15 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 25 - 15 से 10 आ जाएगा आधार, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 10, 25 आया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 125 और ये डिस्प्लेसमेंट 25। बहुत अच्छा, देखते हैं 1/2 गुना 10 गुना 10, 2 पचे 10, 50 आया। मेरे सब आ रहा है, देखिएगा मेरा कहीं गलती है क्या, मेरा तो 150 आ रहा है। चलिए श्वेता का 150 आया। ठीक है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग हो गया 15, और ये 10 - 5 5, ऊंचाई 10, ठीक है, 15 5 20, 2 5 10, 100 मीटर 50 मीटर, 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, 100 प्लस 50 बराबर 150, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा आपका, A1 माइनस A2, 100 - 50 बराबर 50 मीटर। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ ही थोड़ा क्या होता है कि 10th क्लास में कोई भी ग्राफ पढ़ाता नहीं है, या आप लोग मेडिकल ये सब का तैयारी किए होंगे, तो बायोकेमिस्ट्री होगा तो उसमें भी आप लोग ग्राफ ये सब पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा ग्राफ से ही पूछने का ज़्यादा चांस है क्वेश्चन। तो हम ये भेज देंगे क्वेश्चन, इसका नीचे में आंसर भी है, आप लोग कर सकते हैं खुद से, फिर जो नहीं समझ में आएगा बताएंगे, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स में कैलकुलेशन आ जाता है, इसलिए केमिस्ट्री बायो वालों को भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि नीट में भी वही प्रॉब्लम होता है सबका सिलेक्शन में, नहीं आने के कारण नीट में नहीं होता है सिलेक्शन। तो अब एक सर्कुलर मोशन सारा हो गया, अब एक सर्कुलर मोशन इसमें बचा है, तो बता देते हैं। सर्कुलर मोशन, द्वितीय गति यहाँ पे देखना है, जितना होगा उतना ही बताएंगे, हम 11 12 में नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी आयताकार पथ पे ये चला, फिर ये षटकोणीय पथ पर चला, और ये ज्यादा अपना पाथ को बढ़ा रहा है, भुजा बढ़ाते जा रहा है, भुजा बढ़ाते बढ़ाते जब हम इनफाइनाइट कर देंगे, इनफाइनाइट भुजा वाला अगर हम कोई ले लेंगे, ठीक है, तो वो क्या बना लेगा, वृत्त बना लेगा। तो वृत्तीय उसे बोलते हैं कि अगर कोई वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो उसका हम लोग ये गति बोलते हैं। तो इसमें जो है, जैसे आपका हो गया रस्सी में ये धागा को इस तरह से पकड़ के हम लोग घुमा रहे हैं, इसमें देखिए रस्सी में धागा को पकड़ के ये घुमा रहे हैं, पत्थर को बांध करके, ये सब हो गया आपका वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में सबसे ज्यादा है क्वेश्चन एक पूछता है, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है वो वृत्तीय गति पे चल रहा है, रेडियस r है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसका जो है एक समान चाल है, पर त्वरण एक समान नहीं है। वृत्तीय गति में एक समान है, परंतु वेग
परिवर्तित होता है क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। हर एक पॉइंट पे देखिए, हर पॉइंट पर देखेंगे कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा 11-12 में जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। वहाँ पे स्पीड भी चेंज करता है, वेलोसिटी भी चेंज करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। पर साउंड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर कोई भी एक टर्म चेंज कर गया तो वो टर्म चेंज हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा है, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। और डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ही वेग होगा, क्योंकि चाल एक समान होगा लेकिन वेग क्या होगा, परिवर्तित होता है, क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे वस्तु का वेग में। तो ये सभी पूछ सकता है वृत्तीय गति के बारे में। फिर क्या होता है कि बस किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति में होने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वृत्तीय गति के लिए ये बल उसको बोलते हैं केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स क्या हो सकता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तभी क्या होगा, वो वृत्तीय गति में रहेगा। जैसे हम लोग रस्सी में पत्थर को बांध रहे हैं तो रस्सी उसको क्या कर रहा है, टाइट है रस्सी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं रहेगा तब तक वो बॉडी नहीं मूव करेगा। अभी 11 में हम लोग को पढ़ना है कि साइकिल क्यों हम लोग तिरछा कर लेते हैं, साइकिल से चल रहे हैं तो साइकिल को क्यों बेंड कर लेते हैं जब टर्निंग होता है। तो वहाँ पे वही बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए ऐसा करते हैं। या फिर कहीं पे रोड जो होता है वो जहाँ पे भी कर्व रहता है हाईवे, वहाँ पे क्या होता है, ये देखिएगा कि रोड इस तरह से ढाल रहेगा, एक तरफ ये स्लोप ज्यादा रहेगा, ऊंचा रहेगा, एक तरफ कम रहेगा। तो वो सभी किसके कारण होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए होता है, केंद्रीय बल देने के लिए होता है। या फिर एक एक्सपेरिमेंट होता है कि गिलास या लोटा में पानी ले लीजिए, उसको तेजी से अपना घुमाइए वर्टिकल में ऊपर में, तो वो पानी आपका लोटा उल्टा भी हो जाएगा, फिर भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हो गया आपका एग्जाम्पल। या ब्रेक डांस झूला पे हम लोग बैठते हैं तो वो झूला जो है, ब्रेक डांस झूला, वो हम लोग को बाहर की ओर फेंकता है। जब झूला ये घूमता है तो हमको झटका लगता है बाहर की तरफ, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल होता है। चलिए अब उतना ज्यादा आप लोग नहीं है पढ़ना। अब हम लोग इसमें आते हैं, न्यूमेरिकल क्या आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आर रेडियस है, ए से चलना शुरू किया वी वेलोसिटी से, और फिर से ए पे पहुंचने में उसको टी टाइम लगा, अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। तो वस्तु का वेग कितना होगा, वेलोसिटी का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये बताइए, ये अगर एक चक्कर लगा लेता है तो कितना दूरी तय कर लेगा। तो ये जब एक चक्कर लगा लेगा तो हम लोग बताएंगे 2πr दूरी तय कर लेगा, और समय कितना लगा, t। यहाँ से वेग निकालने का यही फॉर्मूला है, 2πr/t से हम लोग इसका वेग निकाल लेंगे कि इसका वेग कितना होगा, 2πr/t से निकाल लेंगे। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन, क्या करा, एक साइकिल चालक प्रत्येक 2 मिनट में एक बार वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाता है, 2 मिनट में एक बार चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या 105 मीटर है तो उसके चाल की गणना कीजिए। तो 2 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तो टी बराबर 2 मिनट दिया हुआ है और रेडियस 105 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आपका 105 मीटर और टी बराबर दिया हुआ है 2 मिनट। वी का मान निकालना है, क्या होगा, 7। तो यहाँ से हम लोग वी का मान निकालेंगे, तो वी इक्वल टू
2 पाई आर बाई टी, 2 गुना 22/7 गुना 120, सॉरी और है 105 ना 120, इसी को सॉल्व करना है। चलो अच्छा होता सीखेगा, ठीक है। रागिनी कुमारी का भी आ गया। चलिए इसी तरह से फास्ट आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। एक इसमें आता है एक फेमस क्वेश्चन, दीवार का घड़ी वाला क्वेश्चन आता है। ये देखिए, दीवार की घड़ी की सेकंड वाली सुई की नोक, दीवार की घड़ी की सेकंड वाली सुई की नोक दीवार घड़ी के वृत्तीय डायल का एक चक्कर लगाने के लिए 60 सेकंड लेती है। अब सेकंड वाली सुई है तो एक चक्कर तो 60 सेकंड में ही लगाएगी। यदि दीवार घड़ी की डायल की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो तो दीवार घड़ी के सेकंड वाली सुई की नोक की चाल की गणना कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे आपका रेडियस दिया हुआ है 10.5 और एक चक्कर लगाने में समय 60 सेकंड का लग रहा है। तो आर बराबर 10.5 और टी बराबर 60 सेकंड से भी निकालना है। आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, टी बराबर 60 सेकंड है और वी का मान निकालना है। निकालिए। वी इक्वल टू हम लोग लगाएंगे 2 पाई आर बाई टी, 2 गुना 22/7, रेडियस 10.5, टी का मान 60 सेकंड। इसी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बस इसमें 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आपका 0.1 0.011। अच्छा सेंटीमीटर में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये क्या है सेंटीमीटर में, इसका जो होगा मीटर में चेंज करना होगा, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। हाँ सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा आपका 0.105 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 10⁻⁻2 नहीं तो कर दीजिए, ठीक है। तो आपका 1.1 इंटू 10⁻⁻2 0.011 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आपका है। चलिए ये देखिए कि एनसीईआरटी में बस लास्ट ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल की गणना कीजिए। 24 घंटा में वो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए, बस एनसीईआरटी में तो हम बस डेटा दे दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। रेडियस आपका दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर और टाइम आपका दिया हुआ है 24 घंटा। इसको मीटर में चेंज मत कीजिएगा, तो भी निकालिएगा 2 पाई आर बाई टी करके। चलिए इसको आप लोग अपना खुद से कर लीजिएगा। मोशन खत्म हो गया, मोशन हम पूरा तरह से आपका खत्म कर दिए हैं। बहुत अच्छा से हम ग्राफ ये सब सारा चीज बहुत अच्छा से कवर किए हैं। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा आप लोग। अब इतना समय कम समय में इससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका सेकंड है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट। हम क्वेश्चन ये ग्राफ वाला भेज देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ ही आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बाकी चीज़ तो आप लोग बना लीजिएगा। ये ग्राफ वाला एक्सरसाइज हम भेज देंगे, इसका आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, सब समझ में आ रहा है। पहले सही क्लास लग रहा है वो तो रिस्पांस भी दीजिए कम से कम कि हाँ क्लास सही लग रहा है या नहीं। ये सर क्लास अच्छा है। सर एक क्वेश्चन पूछना था हमको यहाँ पे
ये जो संगम समझ रहा है या समझ में आ रहा है, कुछ स्लो करें, क्योंकि आप लोग के रिस्पांस में ही सही चलेगा। आवाज नहीं जा रहा सर हम लोग का। आपको हम ये फोटो कॉपी जो आपको हम ये भेज देते हैं, इसका ये फोटो खींच करके पीडीएफ बनाकर भेज देते हैं, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लिया कीजिए। अच्छा, हम ये ईयरफोन लगाए हुए थे, ईयरफोन नहीं लगाए थे इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। तो इसमें क्या आप लोग अपना देख लीजिएगा, ये जो भेजते हैं इसको जरूर एक बार रिवाइज, क्योंकि लिखने का तो टाइम नहीं है, आप नोट्स तो बना नहीं सकते हैं, बस एक बार इसको देख करके जरूर रिवाइज कर लीजिए, एक बार क्लास के बाद और एक बार क्लास ज्वाइन करने के पहले। क्लास ज्वाइन करने के पहले भी आप 10 मिनट देख लीजिए कि हाँ पिछले क्लास में हम क्या बताए थे, तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो बस आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा है, फर्स्ट रिविजन आपका अच्छा से हो जाएगा। चलिए ठीक है।